कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रैन होता है। वो एक खुले मैदान में बैठकर उगते हुए सूरज को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। फिर वो ब्रेकफास्ट करती है जहाँ पर हमें एंडी दिखता है जो कि रैन का भाई होता है। रैन एंडी को बोलती है कि आज हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसका नाम जैक्सन स्टार कॉलोनी होता है और यहाँ पर सभी को सरकार के निर्देशों के अनुसार दिए गए समय तक मजदूरी करनी होती है और जब तक इनका मजदूरी का समय खत्म नहीं होता कोई भी इस प्लेनेट को नहीं छोड़ सकता। फिर ये दोनों एक काउंसिल ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। रैन एंडी को बाहर बिठाकर अंदर चले जाती है और रैन वहाँ पर बैठी महिला कर्मचारी से बात करती है और उसे बोलती है कि मेरा काम करने का समय अब खत्म हो चुका है और मैं अब दूसरे प्लेनेट इबागा जाना चाहती हूँ जहाँ पर सूरज निकलता है। तो वो औरत रैन से उसके माता पिता का नाम पूछती है। रैन बताती है कि उसके माता पिता की खदानों में खुदाई करते टाइम मौत हो चुकी है और वो अनाथ है और अपने भाई के साथ रहती है। फिर वो औरत रैन को बोलती है कि अभी मजदूरों की कमी है और सरकार ने तुम्हारे काम करने का समय 12,000 घंटे की जगह 24,000 घंटे कर दिया है, इसलिए तुम्हें अभी 8-9 साल और यहीं पर काम करना पड़ेगा। रैन उसे बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बैठे एंडी को कुछ बच्चे छेड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से एंडी की तबीयत खराब हो जाती है और वह नीचे गिर जाता है। रैन अपनी बातचीत को बीच में ही छोड़कर एंडी के पास जाती है और हम देखते हैं कि एंडी का व्हाइट कलर का खून निकल रहा होता है और वो कोई चिप लगाकर एंडी को ठीक करती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एंडी एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक सिंथेटिक है। सिंथेटिक एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि एआई और प्रोग्रामिंग की मदद से बनाए गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रैन के पास अपने बॉयफ्रेंड टेलर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने किसी चीज की खोज की है जिसकी मदद से वो इस प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं और इसमें उसे एंडी की जरूरत है, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाता है। रैन थोड़ा विचार करती है क्योंकि उसे भी इस प्लेनेट से बाहर निकलना होता है, इसलिए वो टेलर के पास जाने का सोचती है। फिर हम देखते हैं कि रैन और एंडी टेलर की एक पुरानी स्पेसशिप तक पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें टेलर का कजन जॉन और जॉन की कजन नवारो मिलते हैं। फिर हम टेलर को देखते हैं जो कि खिड़की से रैन और एंडी को अंदर बुलाता है। अंदर जाकर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रैन की बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम काई होता है और काई असल में टेलर की रियल सिस्टर होती है। फिर टेलर वहाँ आता है और रैन को बोलता है कि थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। फिर टेलर सबको बिठाकर अपनी खोज के बारे में बताता है। फिर वो लोग बताते हैं कि स्पेस में एक ऐसा स्टेशन है जिससे थोड़े टाइम के अंदर एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड टकराने वाला है। इनकी बातचीत के बीच हमें ये पता चलता है कि जॉन को सिंथेटिक लोग पसंद नहीं होते और वो बीच बीच में एंडी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। टेलर बताता है कि हमें अब इस प्लेनेट से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ की सरकार हमसे सिर्फ काम करवाना चाहती है और मेरे डैड की शिप में इतना पावर है कि हम अपनी शिप का इस्तेमाल करके इबागा जा सकते हैं। फिर रैन बताती है कि हम इस शिप से इबागा नहीं जा सकते क्योंकि इबागा जाने में 9 साल लगते हैं और हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है। फिर टेलर बताता है कि जिस स्टेशन पर हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर हमें काफी सारा फ्यूल मिल सकता है जिसकी मदद से हम इबागा जा सकते हैं। फिर रैन बोलती है कि तुम लोग ऐसा कह रहे हो कि तुम उस कंपनी के स्टेशन पर घुसकर वहाँ से फ्यूल चुराना चाहते हो। अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हम पूरी जिंदगी यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। के बोलती है कि ऐसा नहीं होगा और हमसे पहले कोई और भी वहाँ पर पहुंचकर उस फ्यूल को चुरा सकता है। के बोलती है कि उन्हें रैन की मदद चाहिए। रैन पूछती है कि तुम्हें इसमें मेरी क्या मदद चाहिए। तो जॉन बताता है कि उन सबको एंडी की मदद चाहिए। फिर टेलर बताता है क्योंकि ये एक सिंथेटिक है तो ये आसानी से अंदर घुस सकता है और वहाँ के सारे लॉक्स को खोल सकता है और हम इसकी मदद से वहाँ के लॉक्स खोलकर अंदर जा सकते हैं। तो रैन बोलती है कि अगर हम पकड़े गए तो हम इस प्लेनेट से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जॉन बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन एंडी को भेज दे। तो रैन बोलती है कि वो अपने भाई को अकेले नहीं भेज सकती। तो जॉन मजाक में ऐसा बोल देता है कि वो कोई तुम्हारा भाई नहीं है बल्कि वो एक सिंथेटिक है और वो एक कबाड़ के अलावा कुछ नहीं है जो कि तुम्हारे पिता को एक कचरे में मिला था। ऐसा सुनकर रैन को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने भाई को लेकर जाने लगती है। टेलर उसे मनाने आता है और टेलर उसे समझाता है कि हमें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने का, इसलिए प्लीज तुम मेरी मदद करो और मेरी भाई की बातों का बुरा मत मानो। टेलर की बातों से रैन मान जाती है। फिर वो सारे लोग अपनी शिप को स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाते हैं और चलते हुए उन्हें सूरज दिखाई देता है जिसे देखकर उनके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। फिर वो लोग स्टेशन के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी शिप में एक अलार्म बजता है और नवारो ये बताती है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि स्टेशन और उस एस्ट्रॉइड को टकराने में सिर्फ 36 घंटे का टाइम है। फिर टेलर बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें अंदर जाकर वापस आने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। रैन एंडी को साइड में ले जाकर उसे बताती है कि तुम्हें इन सबकी मदद करनी पड़ेगी। एंडी बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि वो करो जो रैन के लिए सही है, जो कि दरअसल उसके डैड की प्रोग्रामिंग होती है। फिर एंडी बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लिए जरूर करूंगा और फिर रैन उसके गले लगती है और हम देखते हैं कि इनकी शिप स्टेशन तक पहुंच चुकी होती है और वो लोग अपनी शिप को स्टेशन से अटैच कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंडी अपनी फिंगरप्रिंट्स को यूज करके वहाँ का दरवाजा खोलता है। ये सब लोग एक छोटे से टनल से होकर स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। तभी इन्हें एक चूहा दिखता है जो कि हवा में उड़ता रहता है। टेलर सबको बोलता है कि शायद यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, लेकिन वो चूहा अचानक से नीचे गिर जाता है। तो फिर नवारो बताती है कि इस स्टेशन पर ग्रेविटी को ऐसे तरीके से सेट किया गया है कि वो बीच बीच में बंद हो रही है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों स्टेशन के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर फ्यूल चेक करते हैं। तभी अचानक से ग्रेविटी आ जाती है
और वो सब नीचे गिर जाते हैं और फिर अचानक से ग्रेविटी चली जाती है। एंडी की मदद से वो वहाँ के सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और ग्रेविटी को सही करते हैं। टेलर वहाँ पर जाकर फ्यूल चेक करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर फ्यूल काफी कम है और उस फ्यूल से वो सिर्फ 3 साल तक ही अपनी स्पेसशिप को चला पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर फ्यूल कम है इसलिए वो एक आगे वाले स्टेशन पर जाने का सोचते हैं, जिस स्टेशन का नाम रोमुलस होता है। फिर हम देखते हैं कि नवारो अपने शिप को डिटैच करके उस स्टेशन का फ्यूल अपनी शिप के अंदर डाल लेती है। तभी अचानक से के को उल्टी हो जाती है। रैन उसे जाकर संभालती है और फिर हम देखते हैं कि के बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है और वो बोलती है कि प्लीज ये बात मेरे भाई को मत बताना। नवारो जाके फ्यूल को चेक करती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों दूसरे स्टेशन रोमुलस तक पहुंच जाते हैं। नवारो अपनी शिप को दूसरे स्टेशन से अटैच कर देती है। वो तीनों एक लैब में पहुंचते हैं जहां से उन्हें फ्यूल का सिग्नल आ रहा था। फिर अचानक से एंडी जॉन को पकड़ता है और उसे आगे की तरफ खींचता है और हम देखते हैं कि जॉन के पीछे एक बहुत बड़ा खड्डा होता है जिसमें जॉन लगभग गिरने ही वाला होता है और एंडी उसे बचा लेता है। तभी टेलर को वहाँ पर एक सिंथेटिक दिखाई देता है जो कि आधे शरीर में पिघला हुआ होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये सिंथेटिक किसी केमिकल के गिरने की वजह से पिघल गया है और आगे चले जाते हैं। वो लोग फाइनली फ्यूल वाले चैम्बर में पहुंच जाते हैं। टेलर वहां जाकर फ्यूल चेक करता है और वहां पर उन्हें बहुत सारा फ्यूल मिल जाता है। टेलर और जॉन उस फ्यूल को इजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वहां के अलार्म बजने लगते हैं और वो रूम पूरी तरह से लॉक हो जाता है। एंडी उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे खोल नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि नवारो और रैन उन तीनों को बाहर निकालने के लिए जाती है। रैन उससे पूछती है कि अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो हम लोग वहां जाकर क्या करेंगे। नवारो बोलती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर वो आगे जाते हैं। रैन उस सिंथेटिक को देखकर बोलती है कि हम इसकी चिप निकालकर एंडी के अंदर डाल देंगे जिससे एंडी को भी इसके सारे एक्सेस मिल जाएंगे और फिर वो लॉक को खोल सकेगा। रैन उस सिंथेटिक से चिप को निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो सिंथेटिक रैन का हाथ पकड़ लेता है। नवारो जल्दी से आती है और सिंथेटिक की चिप निकाल लेती है जिससे वो वापस बेहोश हो जाता है। फिर रैन उसकी चिप को निकालकर टेलर को दे देती है और उसे बोलती है कि इसको एंडी के अंदर लगा दो जिससे एंडी यहाँ के दरवाजे खोल सकेगा। टेलर एंडी के अंदर वो चिप लगा देता है जिससे एंडी एक जगह जम जाता है। रैन बताती है कि इसको 5-6 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि ये रिबूट हो रहा है। तभी हमें उस लैब के अंदर कुछ अजीब से जीव दिखाई देते हैं जो कि कांच के चैम्बर के अंदर बंद होते हैं और अचानक से एक जीव उस कांच के चैम्बर से बाहर निकल जाता है और वो टेलर के पास से गुजरता है। टेलर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वो जीव अचानक से जॉन पर हमला कर देता है। जॉन उसे कैसे जैसे कर अपने से दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जीव आ जाते हैं और एक जीव टेलर के मुंह पर चिपक जाता है। जॉन उसे एक लाइट का झटका देकर वहाँ से हटाता है। नवारो और रैन उस गेट को खोलने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। टेलर के ऊपर एक जीव हमला करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि एंडी को होश आ जाता है और वो उस जीव को पकड़ लेता है और उसे जोर से दीवार में मारता है। फिर टेलर बोलता है कि एंडी जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और एंडी दरवाजा खोल देता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने में काफी समय लगता है और वो जीव वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग एक और चैम्बर में चले जाते हैं और वहाँ के दरवाजे को बंद होने से पहले ही एक जीव वहाँ पर घुस जाता है और सीधा नवारो के मुंह पर हमला कर देता है और वो उसके मुंह को बहुत बुरी तरह से पकड़ लेता है। जॉन और टेलर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जीव उसके गले को दबा देता है जिससे रैन बोलती है कि इसे छोड़ो वरना वो उसका गला दबा के उसे मार देगा। तभी एंडी बोलता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उसे मारना नहीं चाहता बल्कि वो उसे जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये उसे भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि एंडी पूरी तरह से बदल चुका है और वो अब इस स्टेशन पर काम करने वाले एक वैज्ञानिक के रूप में बिहेव कर रहा है। एंडी रैन को बताता है कि अब मैं पहले से और भी ज्यादा अपग्रेडेड हो चुका हूँ। फिर रैन पूछती है कि एंडी तुझे पता है कि हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। एंडी बोलता है कि अभी मेरा डेटाबेस पूरी तरह से नहीं बदला है इसलिए मुझे नहीं पता कि इस जीव को इसके मुंह से कैसे हटा सकते हैं। फिर एंडी बोलता है कि ये जो सिंथेटिक है इसे सब कुछ पता है और हमें इसे वापस से चालू करना पड़ेगा ताकि ये हमें सब कुछ बता सके कि ये जीव कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो लोग उस सिंथेटिक के कुछ तारों से प्लग इन करते हैं और वो सिंथेटिक वापस जिंदा हो जाता है जिससे पता चलता है कि वो यहाँ का साइंस ऑफिसर है और वो सिंथेटिक कोई मिशन पूर्ण होने की बातें करता रहता है। एंडी उसे बोलता है कि आपका मिशन फेल हो चुका है। रैन पूछती है कि हमें बताइए कि हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। वो सिंथेटिक बोलता है कि तुम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते और तुम सबको अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जॉन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम नवारो को अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर वो आदमी बोलता है कि फिर तुम्हें इसे अभी मार देना चाहिए वरना तुम सबके सब मर जाओगे। फिर एंडी पूछता है कि ये जीव नवारो के साथ कर क्या रहा है। फिर वो सिंथेटिक बताता है कि ये जीव नवारो के डीएनए में अपना एक बीज डाल रहा है, इससे एक ऐसे एलियन का जन्म होगा जो कि काफी खतरनाक है और वो उन सबको उस एलियन की बॉडी दिखाता है जो कि उन सबके ऊपर लटकी होती है। वो इसे जेरोमोन बोलते हैं और वो सिंथेटिक बताता है कि इस जेरोमोन पर खाने का और ऑक्सीजन की कमी का कोई असर नहीं होता और ये जीव काफी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। फिर एंडी पूछता है कि ये जीव फिर मरा कैसे। तो वो सिंथेटिक बताता है कि इसने इस स्टेशन पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी और काफी लोगों को मार दिया था, इसलिए यहाँ के सिपाहियों ने इसे गोलियों से मार दिया। और वो बताता है कि इसका खून से एसिड निकलता है जिसकी वजह से ही यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा हुआ है। फिर रैन को एक आइडिया आता है
और वो बोलती है कि हमें क्रायोफुल से इस जीव की पूंछ को जमा देना चाहिए, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाएगी और हम इसे इसके मुंह से निकाल पाएंगे। एंडी बोलता है कि ये प्लान काम कर सकता है। फिर टेलर क्रायोफुल लेकर आता है और उस जीव की पूंछ को जमा देता है, जिससे उस जीव की पकड़ ढीली हो जाती है और जॉन उस जीव को पकड़कर नवारो के मुंह से बाहर निकाल देता है। जब वो जीव वापस हमला करने वाला होता है तो टेलर उसे उस क्रायोफुल की मदद से वहां से भगा देता है। नवारो अचानक से होश में आती है और चिल्लाने लग जाती है। वो सिंथेटिक बोलता है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि उस जीव ने अपना काम कर दिया है और ये थोड़े देर में उस एलियन में बदल जाएगी। एंडी उसे बोलता है कि क्या ये जिंदा बच सकती है। सिंथेटिक बोलता है कि तुम्हें इन इंसानों की मदद करनी चाहिए क्योंकि उस सिंथेटिक को पता होता है कि नवारो थोड़ी देर में एलियन में बदलने वाली है। तो एंडी उन सबको बोलता है कि मैं नवारो को वापस शिप पर नहीं जाने दूंगा क्योंकि इसकी वजह से हम सबकी मौत को खतरा है। जॉन उसकी बात समझने से मना कर देता है और उसे इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन नवारो को लेकर शिप पे चला जाता है। एंडी भी जल्दी से उनके पीछे भागता है। जॉन दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन एंडी उसे पकड़ लेता है, लेकिन जॉन आगे जाकर अगले दरवाजे को बंद कर देता है और एंडी बीच में ही फंस जाता है। नवारो शिप में पहुंच जाती है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हो रहा है। के वहाँ पर पहले से ही सो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। जॉन नवारो को बोलता है कि जल्दी से शिप को इजेक्ट करो क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। एंडी को पता चलता है कि शिप इजेक्ट होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से स्टेशन की तरफ वापस चला जाता है। टेलर ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जॉन और नवारो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं। रैन बताती है कि जॉन इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि एंडी नवारो को मारना चाहता है। एंडी रैन और टेलर को बोलता है कि सॉरी मैं उन्हें नहीं रोक पाया। नवारो शिप को चालू कर रही होती है, तभी हम देखते हैं नवारो को कुछ अजीब हो रहा होता है। के उससे पूछती है कि क्या हुआ। नवारो कैसे एक्सरे मशीन मांगती है और जब नवारो उस एक्सरे मशीन को अपने ऊपर लगाती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई अजीब सा जानवर पैदा हो रहा होता है जो कि उसका सीना फाड़कर बाहर निकलना चाहता है। नवारो नीचे गिर जाती है और के उसे संभालती है, जिससे शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से नवारो का सीना फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। के उसे देखकर काफी जोर से चीखती है और शिप भी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वापस स्टेशन से जाकर टकरा जाती है। नवारो के अंदर से वो छोटा सा जीव बाहर निकलता है। जॉन भी वहाँ पहुँचता है जो कि इस छोटे से जीव को देखकर चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिप स्टेशन से टकराती हुई स्टेशन के अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जो कि ये बताती है कि स्टेशन को उस एस्ट्रॉइड से टकराने में सिर्फ 47 मिनट ही बचे हैं। तो रैन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो 36 घंटे थे। तो एंडी बताता है कि एस्ट्रॉइड थोड़ा सा घूम चुका है जिसकी वजह से अब वो 47 मिनट में ही स्टेशन से टकराने वाला है। रैन और टेलर एंडी से उस शिप का लोकेशन पूछते हैं और फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। एंडी कुछ विचार करता रहता है। फिर हम उस सिंथेटिक को देखते हैं जो कि वहाँ का साइंस ऑफिसर होता है। टेलर और रैन शिप तक जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उनके पास उसी रूम से जाने का रास्ता होता है जहाँ पर वो एलियन के काफी सारे जीव होते हैं। उसके अलावा उनके पास शिप तक जाने का और कोई रास्ता नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि एंडी उस साइंस ऑफिसर वाले सिंथेटिक से बात कर रहा होता है। साइंस ऑफिसर उसे कोई काम बताता है लेकिन एंडी बोलता है कि उसका कोई एक ही मकसद है, लेकिन वो अपना मकसद भूल जाता है। यानी कि चिप बदलने से एंडी अपना मकसद भूल जाता है जो कि होता है वो करना जो रैन के लिए सही है। और वो सिंथेटिक उसे बोलता है कि अपग्रेड होने की वजह से तुम्हें एक नया मकसद मिला है और वो बोलता है कि तुम्हारा मकसद है हमारा मिशन पूरा करना। हमें ये नहीं बताया जाता कि उनका मकसद क्या होता है। फिर एंडी रैन और टेलर के पास आता है। एंडी दरवाजे के पास होकर बताता है कि वो इसके अंदर से कैसे निकल सकते हैं। एंडी बोलता है कि हमें इस रूम का टेम्परेचर अपनी बॉडी के टेम्परेचर जितना करना पड़ेगा क्योंकि ये जीव देख और सुन नहीं सकते और ये सिर्फ टेम्परेचर को फील करके ही हमला करते हैं। तो अगर पूरे रूम का टेम्परेचर सेम होगा तो हम यहाँ से आसानी से निकल पाएंगे। फिर एंडी बोलता है कि अंदर जाकर तुम दोनों को घबराना या गुस्सा नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है और ये जीव तुम पर हमला कर सकते हैं। फिर एंडी उस रूम के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर जितना कर देता है। टेलर रैन को बोलता है कि ये मेरी गलती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रैन उसे दिलासा देती है कि ये सब हमारी गलती है और हम सबकी वजह से ही ऐसा हुआ है क्योंकि हम सबने मिलकर फैसला लिया था। फिर हम शिप के अंदर देखते हैं जहाँ पर के को होश आता है। नवारो मर चुकी होती है। के नवारो को देखकर रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रूम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर जितना हो जाता है और ये तीनों दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। ये लोग धीरे धीरे करके अंदर जा रहे होते हैं। रैन को अचानक से वहाँ के किसी कर्मचारी का मरा हुआ शरीर दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है। टेलर उसे संभालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शिप में देखते हैं जहाँ पर के को उस एलियन का छोटा शरीर मिलता है जिससे वो बाहर निकलकर बहुत बड़े शरीर में बदल जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आता है जो कि के को संभालता है। जॉन आगे जाकर अपने इलेक्ट्रिक बैट को रेडी करता है और उस जीव को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उस जीव का खून निकलता है जो कि एसिड जैसा होता है जिसकी वजह से शिप गलने लगती है। फिर वो जीव अपने डंक से जॉन की आंख पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उस जीव का खून निकलता है जो कि जॉन के शरीर पर गिरता है और जॉन का शरीर उस एसिड वाले खून से पिघलने लगता है और जॉन वहीं पर मर जाता है। जॉन के किए हुए हमले से वो एलियन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो के पर भी हमला करने ही वाला होता है। के जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। उसके बाद के टेलर को कॉल करती है जो कि फोन उठाकर धीरे से बात करता है। के उसे पूछती है कि दरवाजे की चाबी कहाँ है क्योंकि वो जीव उस पर हमला करने वाला है। टेलर बताता है कि
ठीक से देख वहीं पर होगी चाबी। वो जीव धीरे धीरे करके अपने शरीर से बाहर निकलता रहता है। के को चाबी मिल जाती है और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर वहाँ से भागती है और गेट खुलते ही वो नीचे जाकर गिर जाती है। के की ये हालत देखकर जॉन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर का टेम्परेचर बदल जाता है और वहाँ पे मौजूद सारे जीव को उसका एहसास हो जाता है। एंडी बोलता है भागो और सभी एक साथ भागते हैं और वो सारे जीव उन पर हमला कर देते हैं। एंडी आगे जाकर जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है और दरवाजे के लगभग बंद होने से पहले ही टेलर स्लाइड करके वहाँ से बाहर निकलता है। रैन एंडी पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि दरवाजा पहले बंद हो जाता तो टेलर का क्या होता। तो एंडी बोलता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, इसलिए मैंने अपने अनुमान से ही दरवाजे को बंद किया था। एंडी बोलता है कि हम बहुत करीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होती है और स्टेशन को टकराने में सिर्फ 30 मिनट ही बचे होते हैं। हमें के को दिखाया जाता है जो कि शिप से नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो चुकी होती है। के ऊपर वहाँ पर लगे पाइप से पानी की बौछार होती है जिससे वो होश में आती है। वो एलियन के आसपास ही होता है। के देखती है कि वो एलियन दूसरी तरफ चला गया है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है जिससे कि वहाँ का अलार्म बच जाता है। तभी दरवाजे के पीछे हम देखते हैं कि टेलर वहीं होता है और वो तीनों वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। रैन बोलती है कि इस दरवाजे को खोलो, लेकिन दरवाजे को खोलने से पहले एंडी कुछ सोचता है और दरवाजे को खोलने से मना कर देता है। वो बोलता है कि वो एलियन के पीछे ही है, अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो वो हमें भी मार देगा। रैन उससे काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन एंडी दरवाजे को नहीं खोलता और वो बोलता है कि वो एलियन पीछे खड़ा है और वो यही चाहता है कि मैं दरवाजे को खोलूं और जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा वो हम सब पर हमला करेगा। रैन एंडी को ये भी बोलती है कि उसके पेट में बच्चा है, प्लीज दरवाजा खोलो, वो एलियन उसे मार देगा। लेकिन एंडी दरवाजा नहीं खोलता। टेलर भी जाकर एंडी से रिक्वेस्ट करता है। तभी वो एलियन आता है और के पर हमला कर देता है और के को वहाँ से उठाकर ले जाता है। रैन और टेलर ये सब देखते रहते हैं और रैन एंडी के इस डिसीजन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो एंडी को एक चाटा मार देती है। फिर रैन एंडी से पूछती है कि क्या तुझे याद है तेरा मकसद क्या है। एंडी बोलता है कि अपग्रेड होने के साथ साथ मेरा मकसद बदल चुका है और उसका नया मकसद है वो करो जो इस कंपनी के लिए अच्छा है। रैन बोलती है कि अब मुझे वो चिप निकालना होगा। एंडी बोलता है कि ऐसा करना कंपनी के हित में नहीं है और वो चिप मैं तुम्हें नहीं निकालने दूंगा। उसके बाद एंडी बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना वो जीव यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो उन दोनों को एक लिफ्ट में बैठाकर कहीं ले जा रहा होता है। टेलर उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो एंडी बताता है कि साइंस ऑफिसर ने जो मुझे काम दिया है हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। वो बोलता है कि उसका काम पूरा होते ही वो स्टेशन के दरवाजे खोल देगा जिससे तुम दोनों इबागा जा सकते हो और मैं वापस उसी जैक्सन स्टार कॉलोनी में जाऊंगा। फिर वो तीनों एक और नए लैब में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर लगी मशीन से वो साइंस ऑफिसर एंडी को बोलता है कि मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो इन दोनों को बताओ। फिर वो साइंस ऑफिसर ही बताता है। यहाँ पर वो साइंस ऑफिसर ये बताता है कि उसने एक खोज करी है जो कि इंसानों को स्पेस में रहने के लिए मदद करेगी, क्योंकि इंसानों का शरीर स्पेस में रहने जैसा नहीं है और हर साल नई बीमारियों के चलते इंसानों की मौत होती है। इसलिए उसने एक छोटे जीव का डीएनए का यूज करके इस सीरम को बनाया है जिसकी मदद से इंसान बिना खाने और ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। एंडी बताता है कि उसका मकसद उस डीएनए सैंपल्स को उसी स्टार कॉलोनी में वापस ले जाना है जहाँ से ये सब आए हुए होते हैं। फिर एंडी उन दोनों को गन देता है और बोलता है कि इसकी मदद से हम उस एलियन से लड़ सकते हैं। टेलर रैन को भी ये गन चलाना सिखा देता है। एंडी बोलता है कि हमें एक भी गोली नहीं चलानी है, हमें सिर्फ उस एलियन को डराना है, क्योंकि अगर हम उस पर गोली चलाएंगे तो उसके खून से एसिड निकलेगा जिसकी वजह से सब कुछ पिघल जाएगा और हमारे नीचे स्पेस है इसलिए हम सबकी मौत हो जाएगी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रैन एंडी को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। जब वो लोग यहाँ से वापस निकल जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस साइंस ऑफिसर का ये प्रयोग पूरी तरह से सही नहीं होता, क्योंकि जिस चूहे पर ये लोग प्रयोग करते हैं वो चूहा थोड़ी देर में उसी एलियन के जैसा बन जाता है, यानी कि ये प्रयोग पूरी तरह से सही नहीं होता। वो तीनों धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते रहते हैं। फिर उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। उन्हें काफी सारे इंसानों की डेड बॉडीज दिखती है जो कि उस एलियन के जाल में बंदी होती है, यानी कि वो एलियन इंसानों को पकड़कर एक जाल में डालकर उनका शिकार करता है। तभी वो तीनों सोचते हैं कि इस रास्ते से जाने से बढ़िया है हम कोई और रास्ते से जाए और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टेलर को वहाँ पर किसी की आवाज आती है। दरअसल उसे केक की आवाज आती है और उसकी आवाज सुनते ही वो जल्दी से भागता है। रैन भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो दीवार पर चिपकी हुई सारी बॉडीज में से केक को ढूंढने लगते हैं और फाइनली टेलर को केक की बॉडी मिल जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि के अभी जिंदा होती है। टेलर एंडी को बोलता है कि प्लीज कुछ करो के को बचाने के लिए। तो एंडी टेलर को उसी प्रयोग द्वारा बनाया गया डीएनए देता है कि इसका इस्तेमाल करके तुम के को बचाने का अनुमान बढ़ा सकते हो, और वो बोलता है कि ये डीएनए चूहों पर असरदार है और इंसान का भी 40% शरीर चूहे के जैसा होता है, इसलिए ये के को भी बचा सकता है। लेकिन रैन टेलर को ये डीएनए लगाने से मना कर देती है। फिर रैन टेलर को बताती है इसकी बजाय हम इसे वापस शिप पर ले जाकर ट्रायोपोड में सुला सकते हैं और वहाँ पर ये सुरक्षित रहेगी और हम जल्द ही उस स्टार प्लेनेट पर पहुंचकर इसका इलाज करवा सकते हैं। तभी वहाँ पर एलियन की आवाज आती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके सामने एक दरवाजा आ जाता है। टेलर उस दरवाजे को खोलने लगता है और रैन केक को संभालती रहती है, लेकिन तभी वो एलियन आ जाता है और रैन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन टेलर बीच में आ जाता है और उस एलियन के हमले का शिकार बन जाता है। वो एलियन अपनी पूंछ टेलर के सीने में घुसा देता है। एंडी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन एंडी को धक्का मारकर गिरा देता है, जिससे एंडी भी वहीं पर गिरकर कपकपाने लगता है और हम देखते हैं कि वो एलियन टेलर को वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे एलियन होते हैं।
और वो एलियन अपना मुंह खोलता है और टेलर के सिर को चीर देता है। रैन और के ये सब देख रहे होते हैं। एंडी अभी भी जमीन पर पड़ा पड़ा कपकपाता रहता है। फिर रैन और के अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर लिफ्ट तक जाते हैं और एलियंस के आने से पहले रैन दरवाजे को बंद कर देती है और लिफ्ट को ऊपर ले जाती है। लेकिन उसे एंडी के लिए बुरा लगता रहता है, इसलिए वो अपने भाई को बचाने का फैसला करती है। फिर वो के को बोलती है कि ये लिफ्ट तुझे शिप तक ले जाएगी और शिप में जाकर तू ट्रायोपोड में बैठ जाना और ऑटो पायलट मोड स्टार्ट कर वापस कॉलोनी में चले जाना, जहाँ पर तेरा इलाज हो जाएगा। फिर के पूछती है कि तेरा क्या होगा, तू क्या करने वाली है। तो रैन बोलती है कि मेरी चिंता मत कर, मैं रास्ता ढूंढकर शिप तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। फिर रैन शिप से उतर जाती है और के को उसी डीएनए के साथ यहाँ से भेज देती है। रैन धीरे धीरे नीचे उतरती है अपने भाई को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि के को अपने बच्चे की चिंता होती है और वो जिंदा रहने के लिए उस डीएनए को अपने आप के ऊपर लगा लेती है। रैन एंडी के पास पहुंचती है और उसे चारों तरफ से एलियंस की आवाज आती रहती है, लेकिन वो फिर भी डरते डरते एंडी के पास जाती है और वो एंडी की चिप को निकालकर उसे रिबूट करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है। तो रैन बोलती है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा वरना तुम यहीं पर मर जाओगे, और अगर तू मर गया तो ये तेरी कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा सुनकर एंडी उसे अपनी चिप को रिबूट करने देता है और रैन फाइनली कंपनी की चिप को निकालकर वापस पुरानी वाली चिप एंडी के अंदर लगा देती है और एंडी को रिबूट कर देती है, जिससे एंडी वापस पहले की तरह हो जाता है और वो रैन से माफी मांगता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि शिप को एस्टेरॉयड से टकराने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और हम देखते हैं कि वो एलियन भी वहाँ पर आ जाता है। रैन उसके ऊपर अपनी गन तान लेती है और एंडी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। हम के को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे शिप की तरफ जा रही होती है। रैन और एंडी एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जो कि बंद होता है। तभी वो साइंस ऑफिसर दिखता है। रैन उसे बोलती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, लेकिन वो साइंस ऑफिसर दरवाजा खोलने से मना कर देता है। ऐसा सुनकर वो गन से फायर करके उस मॉनिटर को उड़ा देती है और फिर एंडी को बोलती है उसे खोलने के लिए। एंडी अपनी उंगली का इस्तेमाल कर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं खोल पाता। के अपनी शिप तक पहुंच जाती है और वो साइंस ऑफिसर उस शिप के मॉनिटर की स्क्रीन पर भी आ जाता है और वो के को बोलता है कि उस बटन को दबाओ ताकि मैं तुम्हारी शिप का कंट्रोल लेकर तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकूं। रैन और एंडी थककर एक जगह बैठ जाते हैं और उस एलियन के आने का इंतजार करते रहते हैं। फिर रैन वहाँ पर जाकर ग्रेविटी को खत्म करती है, जिससे एलियंस हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो फायर करके एक एक एलियन को अपनी गन से उड़ाती रहती है और उस एलियन से निकला हुआ खून भी हवा में उड़ता रहता है, जो कि एसिड होता है। वो उस गन से सारे एलियंस को मार देती है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा एसिड हवा में फैल चुका होता है। एंडी और रैन हवा में उड़कर उस एसिड से बचने की कोशिश करते रहते हैं और वो वापस उस लिफ्ट के खाने तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती इसलिए वो हवा में उड़कर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक एलियन रैन को पीछे से पकड़ लेता है और रैन अपनी बच्ची कुची गोलियों का इस्तेमाल कर उसे शूट करती है और फिर वहां से हवा में उड़ जाती है और उसके हाथ से अपनी गन भी छूट जाती है। वो वापस गन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि ग्रेविटी वापस स्टार्ट हो जाती है और रैन वापस नीचे गिरने लगती है और ऊपर से लिफ्ट भी नीचे आने लगती है। एंडी अपनी ताकत से लिफ्ट को रोक लेता है और रैन को एक एलियन अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि एलियंस को मारने से बना हुआ एसिड स्टेशन के अंदर काफी सारे छेद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस लिफ्ट के खाने में और भी काफी सारे एलियंस आ जाते हैं। तभी एंडी उस लिफ्ट को अपने हाथ से छोड़ देता है, जिससे वो लिफ्ट नीचे गिरती है और सारे एलियंस को अपने साथ ले जाती है। रैन सीढ़ी से चिपककर अपने आप को बचाती है, लेकिन रैन को पकड़ने वाला एलियन भी ऐसा ही कर बच जाता है और वो रैन को मारने वाला होता है। तभी एंडी रैन के हाथ से छूटी हुई गन को उठाकर ऊपर से फायर करते हुए नीचे गिरता है और एलियन को मार देता है और वो दोनों शिप तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि एस्टेरॉयड स्टेशन से टकराता रहता है, जिससे स्टेशन धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ता रहता है। रैन और एंडी अपनी शिप पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि के बेहोश होती है। वो जल्दी से शिप को चालू करते हैं और स्टेशन के फटने से पहले वहां से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड स्टेशन को चकनाचूर करता रहता है। फिर रैन के को पॉट्स में डालती है और हमें शिप की मॉनिटर पर वही साइंस ऑफिसर दिखता है। वो रैन को बोलता है कि तुम्हें ये काम पूरा करना पड़ेगा और तुम्हें वापस स्टार कॉलोनी जाकर वो डीएनए सैंपल्स वहां ले जाने होंगे, लेकिन रैन शिप को वहीं पर रोक देती है और उसका काम करने से मना कर देती है। फिर वो एंडी को बोलता है, लेकिन एंडी भी कुछ नहीं करता क्योंकि रैन ने उसके अंदर लगी हुई चिप को हटा दिया था। वो साइंस ऑफिसर बोलता है कि तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो डीएनए सैंपल्स कॉलोनी तक पहुंचने ही चाहिए, लेकिन रैन उसे मना कर देती है क्योंकि उस साइंस ऑफिसर ने ही रैन और एंडी के लिए दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। फिर हमें स्टेशन के अंदर वो साइंस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर में मरने वाला होता है। फिर रैन एंडी को बोलती है कि हम लोग इबागा जा रहे हैं। तभी वहाँ पर कुछ अजीब होता है और के पॉट का अलार्म बजता है। रैन उसे खोलकर देखती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर का बच्चा बाहर निकलने वाला होता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो उसी एलियन जैसा होता है, जिसे देखकर रैन शॉक हो जाती है। रैन उस बच्चे को उठाकर वहाँ से भागती है और उस बच्चे को इजेक्ट कंपाउंड में फेंक देती है और हम देखते हैं कि शिप का भी इजेक्ट सिस्टम ऑन हो जाता है। फिर रैन उस कार्गो फ्यूल के टैंक को उठाकर उस बच्चे को मारने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे वो बच्चा नहीं मिलता। फिर हमें उस बच्चे के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि एलियन के जैसे होते हैं। रैन उनका पीछा करती है। एंडी भी अलार्म से सुनकर उठ जाता है और रैन को ढूंढने लगता है। वो आकर के को देखता है और तभी वहाँ पर के का बच्चा आ जाता है जो कि इंसान के शरीर में होता है
लेकिन एलियन जैसा होता है। वो धीरे धीरे करके एंडी और के की तरफ बढ़ता रहता है। फिर वो एंडी को मारकर साइड में कर देता है और के की तरफ बढ़ता है। रैन भी आवाज सुनकर वापस के की तरफ भागती है और वो एंडी को गिरा हुआ देखती है। एंडी उसे बोलता है कि के मुसीबत में है, तो रैन के की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि वो एलियन के को बुरी तरह से खा रहा होता है और रैन को अपने पीछे देखकर वो रैन की तरफ मुड़ जाता है। फिर वो रैन पर भी हमला करने वाला होता है और रैन अपना कार को फ्यूल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चालू नहीं होता और अचानक से चालू होकर वो फ्यूल वहाँ पर गिरने लगता है, जिससे धुआं ही धुआं हो जाती है और रैन वहाँ से निकल जाती है। फिर वो एंडी को वहाँ से उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं ले जा पाती क्योंकि ये फ्यूल काफी ठंडा होता है, इसलिए रैन के शरीर भी जमने वाला होता है। इसलिए वो जल्दी से अपने आप को एस्ट्रोनॉट सूट के पास लेकर आती है और उस सूट को पहनने लगती है। वो बर्फ में जमने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो सूट को पहनकर उसे ऑन कर देती है, जिससे सूट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और उसका शरीर वापस गर्म हो जाता है। तभी रैन देखती है कि शिप इजेक्ट मोड पर है और वो जल्द ही नीचे के कंपाउंड को इजेक्ट करने वाला है, इसलिए वो रस्सी का इस्तेमाल कर नीचे चली जाती है और वो एलियन भी उसके पीछे आता है। वो एलियन उस पर पीछे से आके हमला कर देता है, जिससे एलियन वहीं पर नीचे गिर जाती है। वो एलियन धीरे धीरे करके रैन की तरफ बढ़ता रहता है। तभी रैन वहाँ पर पड़े हुए एलियन के अंडे के खून को नीचे गिरा देती है। क्योंकि ये खून एक एसिड होता है, तो इस एसिड की वजह से वहाँ की दीवार पिघलने लगती है और स्पेस की हवा सब कुछ नीचे खींच लेती है। रैन रस्सी की मदद से वहाँ पर लटक जाती है, लेकिन वो एलियन अभी भी दीवारों को पकड़कर वहीं पर लटका रहता है, जो कि रैन के ऊपर चढ़ने पर उसे पकड़ लेता है और रैन पर हमला करता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट सूट की वजह से रैन बच जाती है। वो बार बार हमला कर रैन के सूट के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि शिप अपना काम कर देती है और नीचे के कंपाउंड को इजेक्ट कर देती है, जिससे कि पूरा कंपाउंड नीचे गिर जाता है और रैन रस्सी की मदद से वापस शिप पर चढ़ जाती है और शिप वापस ऑटो पायलट मोड पर आकर ऊपर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रैन अपनी शिप में इबागा का लोकेशन सेट कर देती है और एंडी को पोर्ट्स में डाल देती है ताकि वो ठीक हो सके, और वो अपने आप को भी पोर्ट्स में डालती है ताकि वो भी ठीक हो सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, आई होप आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।